हेलो फ्रेंड्स। हम कॉल कर रहे थे नाबार्ड का ऐसा सिलेबस और लास्ट वीडियो में हमने एजुकेशन रिलेवेंस और एजुकेशनल वेस्टेज कवर किया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे एजुकेशनल पॉलिसी फॉर इंडिया। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, एजुकेशनल पॉलिसी की बात करें तो अभी रिसेंटली 2020 में एक एजुकेशनल पॉलिसी निकाली थी, लेकिन उसके पहले दो बार एजुकेशनल पॉलिसी निकाली गई है, दैट इज़ 1968 और 1986 में। इस 2020 के एजुकेशन पॉलिसी का एम है इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। और इस एजुकेशन पॉलिसी में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा है। यह है एजुकेशन पॉलिसी का इंट्रो। So recently the Union Cabinet has approved the new education policy 2020 with an aim to introduce several changes in the Indian education system from the school to college level. The NEP 2020 aims at making India a global knowledge superpower. The Cabinet has also approved the renaming of the Ministry of Human Resource Development to the Ministry of Education. The NEP cleared by the Cabinet is only the third major revamp of the framework of education in India since independence. The two earlier education policies were brought in 1968 and 1986. नेक्स्ट हम देखते हैं कि एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में क्या चीज़ें दी है। आपको तो पता है कि पहले स्कूल एजुकेशन का सिस्टम था ईयर 10+2, लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा है कि हमें धीरे धीरे ये सिस्टम चेंज करके 5+3+3+4 का सिस्टम लाना है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो आपको 3 साल का डिफरेंस दिखेगा। सो बेसिकली नए सिस्टम में 3 साल की आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग पे ध्यान दिया है। इस पॉलिसी में ये बोला गया है कि 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों का ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें तब एजुकेशन मिलना ज़रूरी है। फिर ये देखा गया है कि एजुकेशन सिस्टम में रट्टा मारना या फिर फैक्ट्स मेमोराइजिंग को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे बच्चे स्ट्रेस में आते हैं। सो ये चेंज करके हमें बच्चों की कोर कॉम्पिटेंसीज का टेस्ट लेना होगा, मतलब यहाँ समझ में कितना आ रहा है उस पर ध्यान देना होगा। फिर बताया है कि बच्चों को साल में 2 बार एग्ज़ाम देने का ऑप्शन रहेगा, जिससे उनका स्ट्रेस कम हो जाएगा। नेक्स्ट इस स्कीम में ये गोल रखा है कि स्कूल एजुकेशन में 2030 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Universalization of education from preschool to secondary level with 100% gross enrollment ratio in school education by 2030. Then to bring 2 crore out of the school children back into mainstream through an open schooling system. After that, the current 10+2 system to be replaced by a new 5+3+3+4 curricular structure corresponding to ages 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 and 14 to 18 years respectively. It will bring the uncovered age group of 3 to 6 year under school curriculum, which has been recognized globally as the crucial stage for development of mental faculties of a child. It will also have 12 years of schooling with 3 years of Anganwadi or preschooling. The class 10th and 12th board examination to be made easier to test core competencies rather than memorize facts, with all students allowed to take the exam twice. आगे देखते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल एजुकेशन के लिए और क्या चीज़ें बताई है। इसमें लिटरेसी और न्यूमेरेसी पे ज़्यादा ध्यान देने को बोला है। उसके बाद ये बताया है कि जब से बच्चे 6 स्टैंडर्ड में पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ तब से उन्हें वोकेशनल कोर्सेज मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाएगा। फिर ये बोला गया है कि बच्चों को 5th स्टैंडर्ड तक मदर लैंग्वेज में ही सिखाना चाहिए, और अगर 2030 के बाद किसी को स्कूल में टीचर बनना है तो उन्हें 4 साल का बीएड कंप्लीट करना होगा। उसके बाद टीचर के एजुकेशन के लिए एक फ्रेमवर्क भी निकाला है, दैट इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE। और लास्ट में ये भी बोला है कि बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट चेंज करके 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट में चेंज किया जाएगा। यानी कि अब बस एकेडमिक्स पे ही ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि साथ में हेल्थ, सोशल स्किल्स, देन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल, देन कैरेक्टर और या मैनर्स पे भी ध्यान दिया जाएगा। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज।
The emphasis on foundational literacy and numeracy, no rigid separation between the academic streams, extracurricular, vocational streams in schools. Vocational education to start from class 6 with internships. Here teaching up to at least grade 5 to be in the mother tongue or regional language. No language will be imposed on any student. Assessment reforms with 360-degree holistic progress card. Here tracking student progress for achieving learning outcomes. School governance is set to change with new accreditation framework and an independent authority to regulate both public and private schools. Then a new and comprehensive national curriculum framework for teacher education NCFTE 2021 will be formulated by the National Council for Teacher Education NCTE in consultation with National Council of Educational Research and Training NCRT. Here by 2030, the minimum degree qualification for teaching will be a 4-year integrated B.Ed degree. नेक्स्ट हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस लाए जाएंगे। सबसे पहले तो इस पॉलिसी में ये एम किया है कि 2030 तक हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% होना चाहिए। अभी वो रेशियो 26% है। नेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट का कोर्स 3 या 4 साल का होना चाहिए और उसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस रहेंगे। मतलब अगर किसी ने 1 साल के बाद ग्रेजुएशन छोड़ दिया तो उसे 1 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। फिर ये बोला है कि मास्टर ऑफ फिलॉसफी डिसकंटिन्यू किया जाएगा। नेक्स्ट ये बोला गया है कि एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का सिस्टम निकाला जाएगा। अब ये क्यों निकाला जाएगा वो समझते हैं। यहाँ सोचो कि आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ली, लेकिन 1 साल में आपको समझ गया कि ये कॉलेज अच्छा नहीं, मुझे किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने एक कॉलेज छोड़कर दूसरे कॉलेज में एडमिशन ली तो फिर आपको वहाँ फर्स्ट ईयर से पढ़ाई शुरू करनी पड़ती है, राइट? जिसकी वजह से आपका 1 साल वेस्ट चला जाता है। ये ना होने के लिए इस पॉलिसी में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स निकालने को बोला है, जहाँ स्टूडेंट्स को हर सेमेस्टर के बाद यहाँ क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे और उसे दिखाकर वो स्टूडेंट्स किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ये समझ गए? फिर आपको पता है कि इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट आईआईटी होते हैं और मैनेजमेंट के लिए आईएम होते हैं। तो उसी तरह रिसर्च और अलग अलग डिसिप्लिन्स के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ निकाले जाएंगे, दैट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। साथ ही इंडिया में रिसर्च कल्चर बढ़ाने के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन निकाला जाएगा। उसके बाद आपको पता ही होगा कि आजकल बहुत सारे कॉलेजेस अफिलिएशन में काम करते हैं, यानी कि कोई बड़े कॉलेज से कोलैबोरेट करके छोटे कॉलेजेस निकाले जाते हैं। वो आने वाले 15 सालों में बंद किया जाएगा। एक तो कोई कॉलेज ऑटोनॉमस रहेगा या फिर किसी यूनिवर्सिटी के अंडर रहेगा। और लास्ट में मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़ के बाकी पूरे हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए यहाँ एक बॉडी बनाई गई है, दैट इज़ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसे अगर अच्छे से समझा जाए तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के 4 वर्टिकल निकाले जाएंगे जिनका अलग अलग काम होगा। यहाँ पहला नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल जो रेगुलेशन पे ध्यान देगा। फिर दूसरा नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल जो कि एक्रेडिटेशन पे ध्यान देगा। उसके बाद थर्ड हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल जो फंडिंग पे ध्यान देगा। और लास्ट में जनरल एजुकेशन काउंसिल जो स्टैंडर्ड सेट करने में ध्यान देगा। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। So the gross enrollment ratio in higher education to be raised to 50% by 2035. Also 3.5 crore seats to be added in higher education. The current gross enrollment ratio in higher education is 26.3%. The holistic undergraduate education with a flexible curriculum can be of 3 or 4 years with multiple exit options and appropriate certification within this period. MPhil courses will be discontinued and all the courses at undergraduate, postgraduate and PhD level will now be interdisciplinary. Academic bank of credits to be established to facilitate transfer of credits. Then multidisciplinary education and research universities, MERUs, at par with IITs, IIMs, here to be set up as models of best multidisciplinary education of global standards in the country. The National Research Foundation will be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education.
After that, Higher Education Commission of India will be set up as a single umbrella body for the entire higher education, excluding medical and legal education. Here, public and private higher education institutions will be governed by the same set of norms for regulation, accreditation, and academic standards. Also, HECI will be having 4 independent verticals, namely National Higher Education Regulatory Council for regulation, General Education Council for standard setting, then Higher Education Grants Council for funding, and National Accreditation Council for accreditation. Affiliation of colleges is to be phased out in 15 years and a stage-wise mechanism to be established for granting graded autonomy to colleges. Over a period of time, every college is expected to develop into either an autonomous degree granting college or a constituent college of a university. अब हम देखते हैं कि एजुकेशनल पॉलिसी में बाकी कौन से चेंजेस लाने की बात की गई है। एक तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम निकाला जाएगा, जहां टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के नए नए आइडिया शेयर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म निकाला जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स को एसेस करने के लिए यहाँ परख नाम का नेशनल असेसमेंट सेंटर निकाला जाएगा। फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में कैंपस निकालने को इंकरेज किया जाएगा। नेक्स्ट, रूरल एरियाज़ को एजुकेशन में कवर करने के लिए स्पेशल एजुकेशन जोन्स निकाले जाएंगे। साथ ही जेंडर इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए एक फंड भी निकाला जाएगा। और लास्ट में एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट करेगी उसका टारगेट रखा है। अभी गवर्नमेंट जीडीपी का 4.6% एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, लेकिन वो बढ़ा के गवर्नमेंट को 6% ऑफ जीडीपी करना है। सो क्लियर हो गया आपको बाकी चेंजेस। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। So an autonomous body, the National Education Technology Forum, will be created to provide a platform for the free exchange of ideas on the use of technology here to enhance learning, assessment, planning and administration. National Assessment Center Parak has been created to assess the students. It also paves the way for foreign universities to set up campuses in India. It emphasizes setting up of Gender Inclusion Fund, special education zones for disadvantaged regions and groups. National Institute for Pali, Persian and Prakrit, Indian Institute of Translation and Interpretation to be set up. It also aims to increase the public investment in the education sector to reach 6% of GDP at the earliest. Currently, India spends around 4.6% of its total GDP on education. So friends, इसके साथ हमारा एजुकेशन पॉलिसी फॉर इंडिया का टॉपिक कवर हो गया। So thanks for watching and meet you in the next video.